पार्ट में था डेविएशन। डेविएशन का मीनिंग डिस्कस हो गया, कल एक बड़ा सा डेरिवेशन भी डिस्कस हो गया। दूसरा पार्ट है डिस्पर्शन, जिसके डिस्कस करने के लिए एक प्रिज्म है जिसके ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई। जब प्रिज्म पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो 7 कलर्स में टूटती है, जिसको फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। ये वो 7 कलर्स हैं जिसमें व्हाइट लाइट स्प्लिट अप होती है। VIBGYOR, इस फिनोमेना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये वो फिनोमेना है। इन 7 रंगों के नाम हमेशा नीचे से स्टार्ट होते हैं, यहां से नाम स्टार्ट होते हैं। रीजन हमने कल डिस्कस कर लिया, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ कम उसका डेविएशन सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बेंड होता है वॉयलेट, सबसे कम बेंड होता है रेड। इन 7 रंगों में 3 रंग सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वॉयलेट, रेड और येलो। वॉयलेट और रेड तो समझ में आता है कि एक की वेवलेंथ मिनिमम, एक की मैक्सिमम है। येलो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि येलो को मीन कलर भी कहते हैं। येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट और मीन का, या वॉयलेट और रेड का आधा होता है, इसलिए इसको मीन कलर कहते हैं। डे टू डे लाइफ में डिस्पर्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिखते हैं रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो या इंद्रधनुष तब बनता है जब बारिश और धूप एक साथ आते हैं। बारिश की बूंदों पर जब सनलाइट आके टकराती है तो 7 रंगों में टूटती है, जिसको कहते हैं फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन। सेकेंड सरफेस पर टकराती है, यहां से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट सरफेस पर वापस आती है, जिससे रिफ्रैक्शन होके रेनबो फॉर्म होता है। जेई में ये क्वेश्चन आया कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं। पहले सरफेस से डिस्पर्शन हुआ, तो एक तो हो गया डिस्पर्शन। दूसरे सरफेस से इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और वापस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से रेनबो फॉर्मेशन होता है। छोटी छोटी सी इस आर्टिकल में डेफिनेशंस हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन कहलाती है एंगुलर डिस्पर्शन, जिसको थीटा से लिखते हैं। एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब होता है द डिफरेंस ऑफ डेविएशन ऑफ 2 एक्सट्रीम कलर्स। इट इज द डिफरेंस ऑफ डेविएशन ऑफ 2 एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम का मतलब मिनिमम और मैक्सिमम से है, यानी थीटा को लिखेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। मार्केट में जब प्रिज्म खरीदने जाते हैं तो प्रिज्म हमेशा थिन ही मिलता है। अगर प्रिज्म थिन मिलता है तो डिस्पर्शन की सारी थ्योरी थिन प्रिज्म पर एप्लीकेबल है। कल थिन प्रिज्म में फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए कॉमन लेके सॉल्व कर लें तो ये इस थीटा का फॉर्मूला हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन आती है जिसको कहते हैं डिस्पर्सिव पावर, जिसको ओमेगा से लिखते हैं। ये सारी डेफिनेशंस इस चैप्टर में तो काम नहीं आती, लेकिन आगे जाके जब हम डिफेक्ट ऑफ इमेजेस एंड विजन पढ़ेंगे तो वहां इसकी यूज आएगा, इसलिए सब बतानी पड़ जाती हैं। डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन एंड डेविएशन ऑफ मीन कलर। मीन कलर कभी भी लिखा हो तो अपने आप समझ जाना कि वो येलो कलर की बात हो रही है। तो यहां ओमेगा को लिखेंगे थीटा अपॉन डेल्टा वाई। थीटा को रिप्लेस कर दें म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए से,
डेल्टा वाई को रिप्लेस कर दें म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से, यहां से ओमेगा का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये जो पूरा पार्ट मैंने लिखा है इसमें कुछ खास अभी तक तो इंपॉर्टेंट नहीं आया। अब नीट और आईआईटी दोनों का मनपसंद टॉपिक आता है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। इस प्रिज्म वाले चैप्टर में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कल वाला डेरिवेशन और दूसरा ये टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कल प्रिज्म वाले चैप्टर का नाम लिखा था प्रिज्म डेविएशन एंड डिस्पर्शन। तो प्रिज्म दो काम करता है, दोनों फिगर में बने। पहला काम करता है कि जब लाइट रे उसके ऊपर आके टकराती है तो उसको अपने पाथ से मोड़ता है, जिसको कहते हैं डेविएशन। 7 रंगों में तोड़ता है, जिसको कहते हैं डिस्पर्शन। हम चाहते हैं कि प्रिज्म केवल एक काम करे, या तो डेविएशन कर दे और या डिस्पर्शन कर दे। तो उसी के ऊपर ये टॉपिक है जिसमें पहला आर्टिकल है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन और दूसरा आर्टिकल है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। दैट मीन्स केवल एक पोर्शन होना है, दूसरा फिनोमेना नहीं होना। इस आर्टिकल के लिए दो या दो से ज्यादा प्रिज्मों को कंबाइन कर सकते हैं। पहले फिगर में ये पहला प्रिज्म जिसका प्रिज्म एंगल ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसी तरीके से यहां प्रिज्म एंगल ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इसके साथ एक और प्रिज्म जोड़ दिया जिसका प्रिज्म एंगल ए डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। इसी तरीके से यहां एक और प्रिज्म जोड़ दिया जिसका प्रिज्म एंगल ए डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। पहले फिगर में व्हाइट लाइट आके प्रिज्म पे टकराई, ये व्हाइट लाइट प्रिज्म पे टकराई। टकराने के बाद 7 रंगों में टूटी। 7 की जगह 3 रंग बना लेते हैं पर मीनिंग 7 का ही होता है। अब ये दूसरे प्रिज्म पे गई, दूसरे ने इन 7 रंगों को मिला दिया, ये मिला दिया और फाइनली लाइट रे बाहर निकल आई। फिगर देख के समझ में आ रहा है कि इंसिडेंट रे व्हाइट थी, इमर्जेंट रे व्हाइट है, यानी डिस्पर्शन नहीं हुआ। लेकिन इंसिडेंट रे अपने पाथ से मुड़ के बाहर निकली, डेविएशन हो गया। तो वही टॉपिक का नाम है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। सेकंड केस में अगेन व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म पे टकराई, टकराने के बाद 7 रंगों में टूटी, ये 7 रंगों में टूट गई। सेकंड प्रिज्म पे टकराई, सेकंड ने थोड़ा सा डेविएट किया और फाइनली लाइट रे बाहर निकल आई 7 रंगों में। अगर 7 रंगों में बाहर निकल आई तो इसका मतलब डिस्पर्शन तो हो गया, लेकिन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन सेम है तो डेविएशन नहीं हुआ। एक आध बच्चा फिगर को देख के मन में सोचता है सर आपने फिगर तो दोनों सेम ही बनाए थे, एक में लाइट रे को जोड़ दिया, एक में नहीं जोड़ा, तो सर ये कैसे हो गया? जो चीज इसमें अलग है वो बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसमें अलग हैं ए और म्यू की वैल्यूज। डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेविएशन डिपेंड करता है म्यू और ए पर। पहले केस में जब दो प्रिज्म हम सिलेक्ट करते हैं तो हम दो प्रिज्म इस तरीके से छांटते हैं कि एक अगर लाइट रे को 10 डिग्री नीचे मोड़े तो दूसरा 6 डिग्री ऊपर मोड़ दे, तो 10 माइनस 6 4 डिग्री, रिजल्टेंट डेविएशन 4 डिग्री का हो जाए। सेकंड केस में जब हम दो प्रिज्म छांटते हैं तो इस तरीके से छांटते हैं कि एक लाइट रे को 10 डिग्री नीचे मोड़े तो दूसरा 10 डिग्री ऊपर मोड़ दे, रिजल्टेंट डेविएशन 0 हो जाए। तो इन दोनों फिगर में जो अंतर है जो बच्चे नहीं पहचान पाते वो ए और म्यू की वैल्यूज को सिलेक्ट करने में होता है।
पहले केस में डिस्पर्शन नहीं हो रहा, तो यहां लिखेंगे कंडीशन फॉर नो डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को लिखते हैं थीटा से नहीं हो रहा, यानी थीटा 0, दो प्रिज्म है तो थीटास का सम 0। थीटा का फॉर्मूला होता है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, प्रिज्म एंगल में रिलेशन निकाल लें तो ये दोनों के प्रिज्म एंगल में रिलेशन आ जाता है। सेकंड केस में डेविएशन नहीं हो रहा, तो सेकंड केस में लिखेंगे कंडीशन फॉर नो डेविएशन। डेविएशन को लिखते हैं डेल्टा से नहीं हो रहा, दैट मींस डेल्टा विल बी इक्वल टू 0। दो प्रिज्म में डेल्टास का सम 0। डेल्टा का फॉर्मूला लिखते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए। कोई कलर अगर डिफाइंड ना हो तो मीन कलर ले लेते हैं, ये मीन कलर से दोनों के प्रिज्म एंगल में रिलेशन आ जाएगा, तो ये रिलेशन का रिजल्ट हो गया। बोर्ड पे ये जो प्रिज्म का सेकंड हाफ लिखा हुआ है, इस सेकंड हाफ में दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको घर पे अच्छे से याद करना है। एक तो डिस्पर्शन का मीनिंग और दूसरा डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। नीट और आईआईटी दोनों में क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और साथ में डिस्पर्शन का मीनिंग इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट लाइट का 7 रंगों में टूट जाना। करो कॉपी तो कुछ एग्जाम्पल करें। जी, प्रिज्म से निकलने वाली लाइट का वेव फ्रंट, ये तो आपको यहां से दिख ही जाना चाहिए था बेटा। वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट होता है रे के ऊपर नॉर्मल ड्रॉप करते हैं। तो मान लो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती, तो ये उसका शेप हो जाता है इधर, इसके परपेंडिकुलर लाइन बना दो आप। ये मेरे ख्याल से उसमें क्वेश्चन भी है अपने, क्या नाम है उसको, ग्लांस में है शायद, वहां क्वेश्चन ये है। मैं यहाँ बनाता हूँ, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है और इमरजेंट वेव फ्रंट का शेप पूछा है, तो आप इसके ऊपर पहले नॉर्मल डाल दो, तो ये रे बन गई। यहां से इसको अंदर ले जाओ, ये इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकलने के बाद इसके ऊपर फिर नॉर्मल बना दो, ये नॉर्मल हो गया। पहले ये देखो कि कौन सी वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है। अगर वो प्लेन वेव फ्रंट ही इंसिडेंट हो रही होगी तो यही रहेगी। अगर मान लो इस पॉइंट सोर्स से एमिट हो रही होगी तो फिर शेप बदलेगा। जहां तक मुझे याद आता है कि शायद ग्लांस में क्वेश्चन में प्लेन वेव फ्रंट बनी हुई है शायद, कल ही किसी ने पूछा था, कल या परसों मुझसे। तो यही कहा था कि जब चैप्टर डिस्कस होगा तब डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से एक बार चेक करो पहले।
है क्या किसी के पास ग्लांस है क्या अभी? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। टोटल नहीं होता बेटा। एग्जैक्ट बात करें तो इंटरनली होता है, फिर बाद में उसको टोटल ये मान के कर देते हैं कि केवल प्राइमरी रेनबो बनेगा, क्योंकि दो रेनबो बनते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी जो होता है वो फेंट होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। ये रहा। इसमें आंसर यही दिया हुआ है। पहले वाला प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है, उसके चार ऑप्शन में एक ऑप्शन यही बना हुआ है, पी ऑप्शन। थैंक यू। डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ ए प्रिज्म टू स्प्लिट द लाइट रे इनटू 7 पार्ट्स। यानी किसी प्रिज्म क्या है, किसी लेंस के ऊपर जब लाइट रे टकराती है, पहले तो प्रिज्म की सारी थ्योरी लेंस पे भी एप्लीकेबल है, आगे जाके लेंस में भी आएगा डिस्पर्शन। तो जब डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है कि जब किसी प्रिज्म के ऊपर लाइट रे टकराती है, तो वो जो 7 रंगों में लाइट रे इसको तोड़ेगा, वो कितना ज्यादा क्लीन स्पेक्ट्रम दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो डिस्पर्सिव पावर से डिफाइन होता है। यानी किसी प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर जितनी ज्यादा होगी, उतना लाइट रेज 7 रंगों में दूर दूर टूटती हुई दिखेंगी।
हो गया भाई, लिख लिया? चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पर। A light ray is incident on a thin prism. A light ray is incident on a thin prism of prism angle 4 degree. A light ray is incident on a thin prism of prism angle 4 degree, having refractive index 1.54. Having refractive index 1.54. It is combined with another prism. It is combined with another prism of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. It is combined with another prism of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. Then find the prism angle of second prism. Then find the prism angle of second prism. Solve. हम्म 8/3 नहीं आएगा। Dispersion without deviation. Without deviation means deviation नहीं हो रहा, डेल्टा 0। दो प्रिज्म है, डेल्टा का सम 0। डेल्टा का फॉर्मूला लिखते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए निकालना है फॉर सेकेंड प्रिज्म। 18 3s are 54, 18 4s are 72, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 डिग्री। माइनस साइन ये बताता है कि दोनों प्रिज्म एक दूसरे के अपोजिट रखे होते हैं। माइनस साइन की इंपॉर्टेंस, बोथ प्रिज्म्स आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर। Next, a light ray is incident on prism P. A light ray is incident on prism P in the condition of minimum deviation. In the condition of minimum deviation. Two additional prisms Q and R
made of same material, having same shape as P, are combined as shown. Then the light ray will have the चार options are given. सारे ऑप्शंस में एक वर्ड आ रहा है डेविएशन. डेविएशन डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, म्यू और ए पर. क्वेश्चन में लिखा है सेम मटेरियल सेम शेप. मटेरियल सेम दैट मीन्स म्यू सेम, शेप सेम दैट मीन्स ए सेम. अगर ये दोनों चीजें सेम होंगी तो क्यू और आर दोनों बराबर डेविएशन प्रोड्यूस करेंगे. तो एक लाइट रे को जितना नीचे मोड़ेगा दूसरा उतना ऊपर मोड़ देगा, तो इन दोनों के कारण डेविएशन तो जीरो रहेगा. पहले ने जितना डेविएशन किया उतने ही डेविएशन से लाइट रे आगे बढ़ती चली जाएगी. आंसर विल बी थर्ड, सेम डेविएशन. ना तो पहले से ज्यादा होगा डेविएशन, ना पहले से कम होगा. A light ray is incident normally on the face AB. A light ray is incident normally on the face AB of a glass prism dipped in water as shown. Then for what value of theta PIR occurs from the face BC. PIR occurs from the face BC.
साइन इनवर्स। कल सिखाया था TIR में फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आए तो I ग्रेटर देन IC से करो, जिस पॉइंट पे लाइट रे टकराए उस पॉइंट पे नॉर्मल डाल के I ढूंढो। फिगर में ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो बचा थीटा। I की वैल्यू थीटा के बराबर हो गई। दोनों तरफ साइन ले लो। कल साइन IC का फॉर्मूला भी लिखा था, म्यू आर म्यू डी, डेंसर और रेयरर की पहचान। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेयरर का कम। साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9। क्वेश्चन में लिखा है ग्लास प्रिज्म डिप्ड इन वाटर, तो ग्लास और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दैट विल बी डेंसर, जिसका कम वो रेयरर। चलो जरा बोर्ड पे देखो तो एक पूरा डेरिवेशन से चीजें एक्सप्लेन करें कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब रेस में दिए हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है डिफरेंट बैचेस में, कई बार बच्चे पूछते हैं सर फिजिक्स में एनसीईआरटी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो थियोरेटिकली आप भले ही मत करो, लेकिन न्यूमेरिकली करना चाहिए। अब न्यूमेरिकली में कुछ बच्चों का फिर क्वेश्चन आता है कि सर उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हम पे, तो वो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब रेस में दिए हुए हैं। रेस में क्वेश्चन के आगे लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी। मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए अगर टाइम मिले तो, और अगर टाइम ही ना मिले कि सर हम तो अपना जो रूटीन सिलेबस है वो ही नहीं खत्म कर पाते, क्योंकि आपके साथ दिक्कत एक और भी है, और वो दिक्कत ये है कि आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए ही नहीं जा रहे हैं, तो वो टॉपिक्स भी आपको अपने आप ही कवर करने हैं, तो उस केस में थोड़ा सा लोड ज्यादा रहता है। तो इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम तो नहीं कर पाते, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो फिर मत करो, फिर हम तो अपने नोट्स में ले लेते हैं ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आईआईटी में आया, जेई में आया, एम्स में आया, पर दिक्कत यह है कि वो क्वेश्चन जो है उसको देख के बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये वही क्वेश्चन है। तो मेन चीज आइडेंटिफिकेशन है। फॉर्मूला तो रट लेते हैं पर ये पहचान नहीं पाते। तो मैं पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चंस क्या है वो बता रहा हूँ, अच्छे से सीखना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे आगे जाके। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो ये है, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ 2 layers, the internal layer is called core, the external layer is called cladding। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं, एनसीईआरटी एन से लिखती है। आगे द क्वेश्चन सेज a light ray moving in air is incident on core at an angle theta, then for what angle theta the light ray is totally internally reflected from the second surface। ये वो फिगर है जिसके लिए थीटा एंगल मेनली निकालना है। कई बार वो फिगर में सरफेस के अलोंग की जगह TIR करा देते हैं, कई बार ग्रेस करा देते हैं। दोनों के लिए आंसर सेम रहेगा। जब TIR करा देते हैं तो मिनिमम पूछ लेते हैं, जब ग्रेस करा देते हैं तो थीटा पूछ लेते हैं। इस फिगर में ये एंगल 90 है तो ये एंगल IC हो गया, ये एंगल 90 है तो ये 90 माइनस IC हो गया। एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180। इस फिगर में पहले लाइट रे एयर से कोर में जा रही है
तो यहां लिखेंगे स्नेल्स लॉ, एयर म्यू कोर बराबर म्यू कोर अपॉन म्यू एयर बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर फिगर को देखें तो सेकेंड सरफेस पे लाइट रे कोर से क्लेडिंग में जा रही है, तो स्नेल्स लॉ को लिखेंगे कोर म्यू क्लेडिंग बराबर म्यू क्लेडिंग अपॉन म्यू कोर बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये आ गया सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ। जब साइन आईसी और कॉस आईसी दोनों आ गया तो टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। यहां से साइन आईसी की वैल्यू और कॉस आईसी की वैल्यू दोनों रख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ये हो गया फाइनल रिजल्ट। ज्यादातर बच्चों को पिछले सालों में ये रिजल्ट पहले ही याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। सर ऐसे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से होते हैं। दिक्कत यह है कि कई बार पहचान नहीं पाते कि इससे होते हैं, तो उसको पहचान और क्वेश्चंस देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन आईआईटी में आया, एक ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो। इस पर एक लाइट रे 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई, यहां से अंदर गई, अंदर जाने के बाद वो ग्रेस करती हुई चली जाए। जेई में क्वेश्चन आया, एक सिलेंड्रिकल रॉड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, इसके ऊपर एक लाइट रे थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुई, तो थीटा एंगल बताओ जिसके लिए लाइट रे ग्रेस करती हुई चली जाएगी। एम्स में आया, एक ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो जब लाइट रे इसके ऊपर 60 डिग्री पर इंसिडेंट हुई, यहां से अंदर गई और ये ग्रेस करती हुई चली गई। आज तो क्योंकि आर्टिकल डिस्कस हो रहा है तो आज तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो बहुत आसान है, पर एग्जामिनेशन वाले दिन याद नहीं रह पाता, क्योंकि यहाँ कोर क्लेडिंग है, वहां कहीं कोर क्लेडिंग आ नहीं रहा। इस फिगर को देख के ये सीखो कि मैंने इस फिगर को सॉल्व करने के लिए 2 बार स्नेल्स लॉ लगाया। एक बार स्नेल्स लॉ लगाया इस सरफेस पर, एक बार स्नेल्स लॉ लगाया इस सरफेस पर, और ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बस ये है इंपॉर्टेंट चीज। जब कभी दो सरफेसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों जिस पर स्नेल्स लॉ लगाना हो, तब आप उस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अपने क्वेश्चन में एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये परपेंडिकुलर, पहला सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये परपेंडिकुलर, पहला सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये परपेंडिकुलर। अगर पहचानना सीख गए तो फॉर्मूला लगाना सीखें। फॉर्मूले में थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन में गिवन है, बाहर से अंदर आई, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, बाहर से अंदर आई, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, अंदर से बाहर जाएगी, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, अंदर से बाहर जाएगी, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर। पहले सरफेस से अंदर गई, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दूसरे के बाहर एयर। पहले से अंदर गई, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, दूसरे के बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो इस तरीके से इसकी पहचान लिख लेना मेनली, क्योंकि आज तो ये दिख रहा है सब चीजें क्योंकि आज डिस्कस हो रहा है, पर 15 दिन बाद जब टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो उस समय ये याद रहना चाहिए कि जब दो सरफेसेस पर स्नेल्स लॉ लगाना हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। करो कॉपी तीनों चारों क्वेश्चंस।
लिख लिया बच्चे? चलो अब लिख लिया और थोड़ी देर के लिए कॉपी बंद कर दो। ये मेजर चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं, लेंस वाला पार्ट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। अच्छे से और ध्यान से सुनना। कोई चीज ऐसी लगे कि आपको याद नहीं रहेगी तो उसको रजिस्टर के टॉप मोस्ट पेज पर लिख लेना। ये सब चीजें जब डिस्कस होती हैं तो सब आसान दिखती हैं, फिर आने वाले समय में जैसे जैसे आप रिवीजन करते हो तो वो सब टफ हो जाती हैं। और उसका रीजन बीइंग कि आपके पास ये लिखा नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट था, किसको कैसे पढ़ना था। आज से मिरर में जो भी आपने पढ़ा वो सब उल्टा होता चला जाएगा। जिसको याद नहीं रहा उसके लिए क्वेश्चंस टिपिकल होते चले जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दो दो तीन तीन आपसे करवाऊंगा, ताकि थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप क्वेश्चंस करना सीख जाओ। चलो जरा सारे बोर्ड पर देखो बच्चे। इस कर्व्ड सरफेस में सबसे पहला आर्टिकल है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसको उसी तरीके से डिफाइन करते हैं जैसे मिरर को डिफाइन किया था। किसी स्फीयर के छोटे पार्ट को कट करें जिससे वो दो मीडियम्स को सेपरेट आउट करे, such that it separates the two mediums from each other। ऐसे केस में इसे नाम दिया गया स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। फिगर में ये एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है। स्फीयर के छोटे पार्ट को कट किया, छोटे पार्ट को कट किया, कट करने से जो सरफेस बना वो दो मीडियम्स को सेपरेट आउट करता है। एक तरफ मीडियम 1, एक तरफ मीडियम 2। इसी तरीके से यहां एक तरफ मीडियम 1, एक तरफ मीडियम 2। जिस स्फीयर से काटकर सरफेस को बनाया उस स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जिस स्फीयर से काटकर सरफेस बनाया उसका सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये सरफेस का पोल है, पोल से कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल के लेफ्ट में कर्वेचर है, लेफ्ट के डिस्टेंस नेगेटिव। पोल के राइट में कर्वेचर है, राइट के डिस्टेंस पॉजिटिव। पहले केस में जो सरफेस हमने बनाया उसको कहते हैं कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दूसरे केस में जो सरफेस हमने बनाया उसको कहते हैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर दिमाग पे जोर डालो तो याद आना चाहिए कि मिरर भी सेम तरीके से बनाया था। मिरर में पॉलिश थी, यहां पॉलिश नहीं है, बस ये डिफरेंस है। आज का पहला सबसे भारी टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अच्छे से समझना, ऐसे क्वेश्चंस में लगेगा जो पेपर में नहीं आते। जो पेपर आपका मेजर सेमी मेजर का बनाया जाता है वो हम में से कोई नहीं बनाता। पहले ही बता रहा हूं, हम में से कोई नहीं बनाता। वो हमेशा ऐसे लोग बनाते हैं जो पढ़ाते नहीं है, तो वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जो पेपर में आते नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है कि साल भर बच्चे के माइनर में बड़े अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, मेजर में नंबर उसके कम आने लगते हैं, तो परेशान होने लगता है। क्योंकि मैं 8 बच्चों का मेंटर हूं, जिसमें 2 लड़कियां हैं, दोनों 710 पे चल रही हैं, दोनों बहुत जल्दी परेशान होती हैं। जैसे ही सेमी मेजर बिगड़ा, सर कहाँ हो, फिर मैं उनको बोलता हूँ मैं यही हूँ, कहीं नहीं हूँ गया, चिंता नहीं करो। सर ये पेपर कैसा आ गया, ऐसा आ गया तो हमारे 710 कैसे आएंगे? मैंने तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे 720 आएंगे। तब वो पहले उनसे 15 मिनट बात करो, तब जाके वो नॉर्मल होती हैं। तो उनको जो परेशान हो कर रहा है वो कर रहा है सेमी मेजर। अभी हुआ था दिवाली वेकेशंस के बाद, तो उसमें सब उल जलूल क्वेश्चन आए, तो फिर उनको ये सिखाना पड़ता है कि बेटा नीट का मॉड्यूल नंबर 2, दैट मीन्स एक्सरसाइज 2 देखो।
एक्सरसाइज 2 में देखो कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चंस मेजर में थे कि नहीं सर, एक भी नहीं था। तो मैंने कहा इसको समोसा रखने के काम में लो, इसके ऊपर समोसा रख के खाओ, परेशान मत हुआ करो। ऐसे आपको समझाते हैं। कई बार बच्चे बहुत जल्दी परेशान होते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा सेंटिमेंटल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं सर आने दो कैसा भी मेजर, मेरे को कौन सा देना है। तो दोनों तरीके के बच्चे हैं। तो इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि हम, मेरा और आपका मिलना जब तक हम पढ़ाते हैं तब तक होता है। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, बिल्डिंग चेंज होती है, पता चला मिलना भी नहीं हो पाता। तो उस केस में बच्चों को ये बताना बड़ा भारी पड़ जाता है कि आप उल्टे सीधे क्वेश्चंस को देख के घबराओ नहीं, पेपर का पैटर्न देखना है तो पिछले 20 साल का पेपर उठा लो कि 20 साल में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। मुझे क्या आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तो बहुत कुछ आता है, पर आपके पेपर में क्या आएगा वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें प्रैक्टिस उसी की करनी होती है। तो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके ऊपर अक्सर मेजर में क्वेश्चन बनाते हैं और आज तक रिफ्रैक्शन फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन नीट में नहीं आया। चलो देखें जरा बोर्ड पे, अभी वो बताऊंगा मेजर में क्या दिया था। अभी इस बार के मेजर में दिया है तो वो एक लड़की ने फोटो खींच के डाल दिए 4 क्वेश्चन, सर देख के बताना ये कभी पेपर में आएंगे क्या। तो मैंने उसमें लिख के भेजा है, मैंने बेटा ये कभी नहीं आएंगे, परेशान मत हो। तब जाके हाँ अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है सर। तो अच्छा नहीं लग रहा, वो ये सुनना चाहते हैं बच्चे कि ये पेपर में नहीं आएगा, तो उनको लगता है हाँ अब ठीक है, हमको जो आता है वही आएगा ना सर। चलो जरा ध्यान से देखना, एक मैं कराऊंगा 3 आप करोगे और एक मेजर वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या पूछा है। एक सरफेस जिसके एक तरफ मीडियम 1 दूसरी तरफ मीडियम 2, सपोज मान लेते हैं इस तरफ रेयरर है इस तरफ डेंसर है, कुछ भी मान सकते हैं, इधर डेंसर इधर रेयरर भी मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस सरफेस के एक तरफ मीडियम अलग दूसरी तरफ मीडियम अलग, मैंने सपोज एक ऑब्जेक्ट मीडियम 1 में रखा, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे सरफेस पर जाके टकराई, नॉर्मली टकराई, नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता, सीधे आएगी सीधे चली जाएगी। इस ऑब्जेक्ट से एक और लाइट रे सरफेस के किसी दूसरे पॉइंट पर टकराई, जहां टकराई वहां नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर इस तरफ रेयरर इस तरफ डेंसर मीडियम है तो रेयरर से डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स, दिस इज बेंडिंग टुवर्ड्स, जहां 2 लाइट रेस मिली वहां इमेज बन गई, तो ये वो इमेज बन गई। फिगर में ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u, इमेज का पोल से डिस्टेंस v, कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस r, इन तीनों को कोरिलेट करने वाला फॉर्मूला इस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, जिसको लिखते हैं म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये इसको लिखने का जनरल तरीका है। इस फॉर्मूले में म्यू का मतलब होता है 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 का मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1। अगर म्यू की जगह म्यू 2 बाई म्यू 1 रख दें तो ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जा सकता है, जो बहुत सारे बच्चों को याद रहता है। ज्यादातर बच्चे इस फॉर्म में फॉर्मूले को याद करते हैं, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू बराबर म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला केवल सरफेस पर एप्लीकेबल होता है, तो ये सरफेस पर एप्लीकेबल है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते समय 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली, क्वेश्चन पढ़ के कैसे डिसाइड करते हैं किसको म्यू 1 किसको म्यू 2 लेना है। पहचान बड़ी सिंपल है, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट को रखा जाए वो मीडियम हमेशा म्यू 1 लेते हैं, तो दूसरा अपने आप म्यू 2 हो जाता है। दूसरी, मिरर के साइन कन्वेंशन में एक कन्वेंशन आया था और वो था द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
इसका मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा करो, तो हमेशा ऑब्जेक्ट वाला मीडियम लेफ्ट साइड में बनाया करो। जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा है अ स्फेरिकल सरफेस सेपरेट्स ग्लास फ्रॉम वाटर, तो कुछ लोग ग्लास को पहले बना देंगे, कुछ लोग वाटर को पहले बना देंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे बढ़ेगी, इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर, तो वाटर को लेफ्ट साइड बनाओ क्योंकि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड बनाना है ताकि साइन कन्वेंशन होल्ड करें। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को फिगर से दिखना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज चली, सरफेस पे टकराई, रिफ्रैक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं तो रियल इमेज बनती थी, मिरर से उल्टा हो गया। मिरर में जिस तरफ ऑब्जेक्ट उस तरफ इमेज तो रियल, आज से जिस तरफ ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ इमेज तो रियल और उसी तरफ इमेज बनेगी तो वर्चुअल। नीट ने 2021 में लेंस और मिरर दोनों का कॉम्बिनेशन देके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देके ये पूछा कि फाइनल इमेज का नेचर बताओ। वहां यही लाइन हेल्प करेगी आपकी। मिरर में जिस तरफ ऑब्जेक्ट उस तरफ इमेज तो रियल, आज से जिस तरफ ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ इमेज तो रियल। तो यही वो पहचान है जो लेंस वाले चैप्टर में हेल्प करेगी। मैंने तीन चीजें बोली, मैं तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसको देख के तीन क्वेश्चंस आप करोगे। A convex spherical surface of radius 30 centimeter separates air from glass. If a point object is placed in air at say 15 centimeter, then find the position, comma, nature of image formed. सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कॉन्वेक्स सरफेस, ये आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, जिस तरफ ऑब्जेक्ट वो वाला मीडियम लेफ्ट में तो दूसरा अपने आप राइट में। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 15, सेंटर ऑफ कर्वेचर गिवन है 30 पर। साइन कन्वेंशन, यू हमेशा नेगेटिव, वी निकालना है, रेडियस पॉजिटिव, μ1 वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा जाए तो दूसरा μ2। सारी वैल्यूज को रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में रख दें, ये रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लिया, आंसर आया -30। माइनस सेम साइड, सेम साइड मींस वर्चुअल। तो मैंने इस क्वेश्चन को यूज करते समय तीन चीजें ली। सबसे पहली, ऑब्जेक्ट वाला मीडियम लेफ्ट में। मैं भी इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें आप में से कुछ लोग नहीं पहचान पाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट वाला मीडियम लेफ्ट में। दूसरा, μ1 वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है। तीसरा, अगर इमेज सेम साइड बने तो वर्चुअल, दूसरी तरफ बने तो रियल। करो कॉपी और लिखो एग्जाम्पल।
हो गया, लिख लिया। चलो पहला एग्जाम्पल लिखो। A concave refracting surface of diameter 40 centimeter. A concave refracting surface of diameter 40 centimeter separates air from glass. A concave refracting surface of diameter 40 centimeter separates air from glass. If a point object is placed in glass, if a point object is placed in glass at 5 centimeter, then find the position and nature of the image formed. Then find the position and nature of the image formed. Solve. -4.4। एक आंसर आया -4.4। -40/11 दूसरा आंसर आया। -40/11 ज्यादातर लोगों का आ रहा है। सबसे पहले कॉनकेव सरफेस, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट में। क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट ग्लास में रखा है। रेडियस 40 तो डायमीटर 20, सॉरी डायमीटर 40 तो रेडियस 20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 5, आर गिवन है -20। μ1 वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा हो गया μ2। μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। 5 और 40 का एलसीएम 40। 5 8s are 40, 8 into 1.5 is 12, minus minus plus, this is -12 plus 1, 40/11। -40/11, minus means same side means virtual।
A point object is placed inside a glass sphere. A point object is placed inside a glass sphere of radius 10 centimeter at a distance of 4 centimeter as shown. Then find the position of image. As seen by the person from outside. Then find the position of image as seen by the person from outside. Figure given है बच्चे. वो जो 3 चीजें सिखाई थी करना उसी से, ऐसा नहीं है इसको देख के घबराना है कि सर आप तो ऐसे सरफेस सिखा रहे थे, ये क्या हो गया. मैंने बोला ऑब्जेक्ट वाला मीडियम लेफ्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, यानी इस सरफेस के इस तरफ के डिस्टेंस नेगेटिव लो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. यू हमेशा नेगेटिव, सेंटर भी इसी तरफ है. जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है वो μ1, दूसरा अपने आप μ2 हो गया. तो μ2 बाई बी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर. 4 और 10, ये 4 और 20 का एलसीएम 20. 4 5 सा 5 इंटू 1.5 इज 7.5. माइनस माइनस प्लस minus 20 upon 6.5, which is minus 40 by 13 centimeter. Minus means same side means virtual. क्या वो घर जाना है? खत्म करें जैसी आपकी इच्छा. तो एक क्वेश्चन और कर लो. चलो अच्छा फिर. A spherical surface of radius r, a spherical surface of radius r separates air from glass. A spherical surface of radius r separates air from glass
such that center of curvature is in glass. Such that center of curvature is in glass. A point object P. A point object P is placed in air. A point object P is placed in air whose real image Q, whose real image Q is formed in glass. Whose real image Q is formed in glass. The line PQ cuts the surface at point O. The line PQ cuts the surface at point O such that PO is equal to OQ. Such that PO is equal to OQ, then find PO. आंसर आर के फॉर्म में आएगा। हाँ जी, पहला सवाल यानी ये या जो मैंने किया था पहले वाला? ये वाला है क्या? देखो अब इसमें क्या करना है, रियल इमेज क्यों नहीं माना? आपको फिगर ड्रॉ करके सिखाया था ना कि रियल और वर्चुअल कैसे पहचानते हैं। अगर दो रिफ्रैक्टेड रेज एक पॉइंट पर मिलेंगी तो रियल, और अगर पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी तो वर्चुअल। इस वाले केस में आंसर माइनस में आ रहा है। इसका मतलब फिगर से समझाता हूं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे तो नॉर्मली गई होगी, सीधे चली गई होगी। दूसरी लाइट रे यहां से जाके यहां टकराई, तो जहां टकराई वहां नॉर्मल ड्रॉप कर दें। देखो ये नॉर्मल आ गया, ठीक है ना। अगर ये नॉर्मल आ गया तो यहाँ ग्लास है, यहाँ एयर है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो ये डेंसर है, ये रेयरर है। तो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो बेंड्स अवे, ये आ गई बेंडिंग अवे। अब ये देखो दोनों आगे जाके तो कहीं मिलेंगी नहीं ना, तो दोनों को पीछे बढ़ाओगे तभी तो मिलेंगी। पीछे बढ़ाने पर वर्चुअल इमेज बनती है। आंसर में माइनस साइन यही तो बता रहा है। उल्टा क्या करते हैं? तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है वो तो देखोगे ना। ऑब्जेक्ट तो ग्लास में रखा है ना, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी बदल दोगे, ऑब्जेक्ट को एयर में थोड़ी रख दोगे। क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट ग्लास में रखें, तो वो तो वहीं रखेंगे। हाँ बोलो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर सरफेस कुछ बना हुआ नहीं आए और सरफेस में केवल कॉनकेव या कॉन्वेक्स बोला जाए, जैसा कि अपन बोल रहे हैं हर क्वेश्चन में, तो कॉनकेव का मतलब मैं उसको कॉनकेव मिरर के जैसे बना देता हूं। अब अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख देता तो ये ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्वेक्स हो जाता, ऑफ कोर्स। हाँ भाई 5 बार, शाबाश। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कहीं भी यही नहीं बताया कि सरफेस कौन सा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, तो वो भी अपने को सोचना पड़ेगा। तो वो दिमाग में जो 3 चीजें बताई हैं शुरू वहीं से करते हैं। मैंने कहा ऑब्जेक्ट वाला मीडियम लेफ्ट में, तो दूसरा राइट में। क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर whose real image is formed in glass। तो पहले तो अपन ऑब्जेक्ट और इमेज वाला मीडियम बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है सरफेस ऐसा बने कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्लास में आए। सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्लास में तभी आएगा जब आप स्फीयर ऐसे बनाओगे।
क्योंकि तभी सेंटर स्फीयर के अंदर आएगा। तो इसका मतलब सरफेस कॉन्वेक्स है। अब क्वेश्चन में लिखा है द लाइन पी क्यू कट्स द सरफेस एट पॉइंट ओ सच दैट पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी यू और वी बराबर है। म्यू1 वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है, दूसरा म्यू2 हो गया। वैल्यू रख दो, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यू और वी बराबर हैं तो यू को माइनस वी से रिप्लेस कर दो, सॉल्व कर लो। यहां से v की वैल्यू विल बी इक्वल टू 5r, v 5r तो u भी 5r। मॉड्यूल करने के लिए बोला था शायद, जिसको डाउट है वो रुक के पूछ लो, जिसको डाउट नहीं है वो घर जाना चाहो जा सकते हो। एक्सरसाइज 2 और 3 के नंबर में बोल देता हूँ जल्दी से, वैसे तो 2 मिनट में हो जाएगा क्योंकि उसमें शायद डाउट आते नहीं है। एक्सरसाइज 2 निकाल लो वेव ऑप्टिक्स की। जो लोग लाए वो मॉड्यूल निकाल लो वेव ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज 2। उसमें 3-4 क्वेश्चन टेलीस्कोप के हैं तो उनको छोड़ देना, क्योंकि टेलीस्कोप रे ऑप्टिक्स में पढ़ाते हैं तो यहाँ वो क्वेश्चंस करा देंगे। अभी उनको छोड़ के बाकी वाले क्वेश्चंस में डाउट अगर हो तो वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8। एट्थ में लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम लाइट इन वाईडीएसई इज गिवन। एक स्लिट के ठीक सामने, मुझे ऐसा ख्याल है एक स्लिट के ठीक सामने वाला एक क्वेश्चन बी के फॉर्म में मैंने कराया था, वो जो क्वेश्चन था उसी से ले लेते हैं। आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 4i cos स्क्वायर पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स। 4i को लिखते हैं आई नॉट, पार्ट डिफरेंस को लिखते हैं dx अपॉन डी। इस क्वेश्चन में d गिवन है 5 लैम्डा, कैपिटल D गिवन है 10d, तो d की वैल्यू नहीं रखूं मैं, कैपिटल D को 10d रख दूं। और जब एक स्लिट के ठीक सामने होता है तो x की वैल्यू d/2 होती है, तो ये मैं रख दूं x की वैल्यू d/2। ये एक स्लिट के ठीक सामने वाला एक क्वेश्चन अपन कर चुके हैं जिसमें अपन ने b/2 लिया था। यहां से d से d कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 10 से 5 भी कट जाएगा, cos π/4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हाफ, आंसर आ जाएगा I0/2। 9 10 11 12 13 13 में लिखा है, 13 मुझे कराने की जरूरत ही नहीं है, मैंने क्लास में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखाई है और वो थी कि पोलराइजेशन से कौन सा नेचर वेरीफाई होता है। आंसर था ट्रांसवर्स नेचर, और ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो बस परपेंडिकुलर शब्द ढूंढ लो आप। जब अनपोलराइज्ड लाइट ब्रूस्टर्स एंगल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सेकंड ऑप्शन। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 23 में लिखा है एम्पलीट्यूड का रेशो गिवन है 2:3। एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी निकाल लो, 4/9 स्क्वायर होती है इंटेंसिटी। यहां से आई मैक्स निकाल लो, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर।
इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 25 और पूछा है रिजल्टेंट I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। फाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। cos 2 पाई बाई 3 होता है -12। आई रिजल्टेंट आ जाएगा 7। एक को दूसरे से डिवाइड कर दो तो यहां से आई रिजल्टेंट आ जाएगा 7I0 बाई 25। ठीक है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और लास्ट 31। एक्सरसाइज 3 ये किसका मॉड्यूल है? आपका है? आपने तो इसको पूरा रंग दिया है, अच्छे से कर लिया है आपने, अच्छे से। 1 इसी साल सेलेक्ट हो जाओगे मतलब हैं। मॉड्यूल को बिल्कुल अच्छे से, मॉड्यूल पे सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। बहुत कम लोग मॉड्यूल करते हैं, काफी तो साफ सुथरा रखते हैं, बोले सर भाई बहनों के काम आएगा आगे। 1 2 3 4 5 6 5 में क्या था बेटा? 5 तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन था। एंगुलर फ्रेंच विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। प्रोपोर्शनल का मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। 10% बढ़ाने के लिए वेवलेंथ को भी 10% बढ़ाना पड़ेगा। 6 7 8 9 10 11। 9th का डायग्राम नहीं आ रहा। 9th का डायग्राम में एक पोलराइजर बनाओ, एक एनालाइजर बनाओ, दोनों के बीच का एंगल गिवन है 60। नाइन और 10 के डायग्राम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक में एम्पलीट्यूड पूछा है, एक में इंटेंसिटी पूछी है, सेम क्वेश्चन है। 60 डिग्री एंगल बताऊं? ये लो, ये एक पोलरॉइड है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, दूसरा पोलरॉइड है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस ये। तो मैंने क्लास में कराया है शायद। ये रहा डायग्राम। पहले से अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हुई, ये आधा कर देगा, दूसरे के लिए मेलस लॉ लगा देंगे। I0/8 आया था शायद, और एम्पलीट्यूड विल बी 8 का रूट 1/2√2। 11 12 13 14 15 और लास्ट 16 क्लास में हो गया। एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा बाई डी, और लैम्डा को लिखा था h/p। p मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो एंगुलर विड्थ कम हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड। क्यों? डिफ्रैक्शन तो ऑब्जर्व होगा। चलो बाकी नेक्स्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए।